ये है फोटोग्राफ। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं इनको प्रेजेंट करते हुए। उस समय मोदी जी को नहीं पता था कि सांप को दूध पिला रहे हैं। कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, वाई इज ही वेस्टिंग हिज ब्रेथ। तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियोपॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं। शुरुआत तुम कर रहे हो। जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं तो अमित शाह जी को यहां तक बोलूंगा कि सर आप बीएसएफ को खुला आदेश दे दीजिए कि वहां से जो आया उसको ठोक दो। मैंने तीनों जगह क्रॉस कर दिया, अब देख लेना कख नहीं होने वाला इसका। आप नोट कर लो, मेरी गारंटी ले लो। बातचीत बहुत होगी, फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा। तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। राइट? इन्होंने ये जाके थाईलैंड में जाके थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो ये नहीं बोला ना कि होल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन थाईलैंड। नो, नेवर सेड इट, नेवर सेड इट एनीवेयर। वी आर सेइंग इट टू बांग्लादेश बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। दोस्तों, आज का वीडियो बिम्स्टेक के नाम 6th समिट हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। और यहां पे सारे के सारे आप देखिए, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, सबके हेड्स ऑफ स्टेट यहां पे इकट्ठा हुए। क्या क्या बातें हुई ये मैं आपको आज बताऊंगा। मोहम्मद यूनुस काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के लिए, तो उसके भी जो इनिशियल अभी तक हमारे पास जो जराए से इंफॉर्मेशन आई है वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि इनकी मीटिंग में हुआ क्या। और दोस्तों, एंड में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। मैप बहुत जरूरी है मैप दिखाना, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था, वो काफी लोगों ने बोला कि नहीं साहब ऐसा है वैसा है, ये हो नहीं सकता। आप थोड़ा सा एंड तक रुकिएगा इस वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा मैंने बोला क्या था। एक शॉर्ट क्लिप पुरानी दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कह रहा था। शुरुआत से ही प्रधानमंत्री के डिसीजंस अग्रेसिव रहे हैं। आर्टिकल 370-35 हो या रीसेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ इस गवर्नमेंट को कॉमन मैन की भी टेंशन रहती है। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी IRDAI को गोल दिया है कि 2047 तक पूरे इंडिया के लोग इंश्योर्ड हों। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि यह सरकार इंश्योरेंस जैसे टॉपिक पर फोकस कर रही है और उसे पुश करने के लिए जरूरी एक्शन ले रही है, क्योंकि इन्हें भी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता है। मेरा मानना है कि इंश्योरेंस सभी के पास होनी चाहिए। लोग इंश्योरेंस को किसी न किसी रीजन से टाल देते हैं। प्रीमियम बहुत महंगा होगा, कल देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात टालने वाली नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब आपके परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य किसी हादसे का शिकार हो जाए और आपके परिवार को बाकी की जिंदगी में सरवाइव करने के लिए रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने पड़े। आप या कोई भी अपनी फैमिली को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस काफी जरूरी है। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है और इसके प्लान्स केवल 600 से 700 रुपए जैसे मंथली किश्तों में शुरू हो जाते हैं और आपको करोड़ का कवर देते हैं। टर्म इंश्योरेंस की एक और खास बात यह भी है कि इसे जितनी जल्दी लिया जाए उतना इसका प्रीमियम कम पड़ता है और लाइफ टाइम के लिए आपका वही प्रीमियम लॉक हो जाता है। ये इंश्योरेंस बस एक पॉलिसी नहीं, एक वादा है कि कल किसी बुरे वक्त में ये आपकी फैमिली के काम आएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में देर मत कीजिए। इसके अलावा लोगों की लाइफ में एक और इमरजेंसी हो जाती है, कभी भी आ सकती है, और वो है मेडिकल इमरजेंसी, जो ना केवल आपकी सेविंग्स पर असर डालती है बल्कि आपके परिवार को फाइनेंशियली कमजोर भी कर देती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके काफी काम आ सकता है, जो केवल 300-400 रुपए मंथली जैसे छोटी रकम में मिल जाता है और ये आपके लाखों करोड़ों के मेडिकल बिल्स का खर्चा बचा सकता है। कुछ लोगों के पास उनकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, लेकिन उसकी कवरेज केवल 3-4 लाख रुपए तक होती है और उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस भी इनइफेक्टिव हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लेके रखना चाहिए।
जहां बड़ा कवर, राइडर ऑप्शंस और क्लेम की सुविधा भी समय पर होती हो। तो दोनों इंश्योरेंस अपने पास रखिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है। यहां एक ही जगह पर सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स मिल जाएंगे। यहां आप बेस्ट प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और अभी इन प्लान्स को ऑनलाइन परचेस करने पर 15 से लेकर 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, अभी ये दोनों इंश्योरेंस कवर लेके आप अपने और अपने परिवार को किसी भी इमरजेंसी में सुरक्षित रख सकते हैं और उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी जी की मोहम्मद यूनुस के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वो बताने से पहले एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, यहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग अब रैप अप हो रही है। वहां पे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट मीटिंग इज गेटिंग रैप्ड अप। मैं बिम्स्टेक की बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि मीटिंग में खास तौर से मोहम्मद यूनुस की जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से, उस मीटिंग का क्या निचोड़ निकला, नंबर 1। नंबर 2, ये बिम्स्टेक है क्या और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए मेरे साथ। दोस्तों ये देखिए, हाथ मिला लिया मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस से और मोहम्मद यूनुस काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज प्लीज मुझसे मिलिए, जरा बातचीत करते हैं। और ये जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी, इसकी पहल बांग्लादेश ने करी। बांग्लादेश वाज द वन दैट सेंड इंडिया द रिक्वेस्ट दैट मोहम्मद यूनुस वांट्स टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों यहां पे दो अलग अलग ट्वीट हैं, ये भी बांग्लादेशियों ने ट्वीट करे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए हाथ मिलाने के बाद ये ट्वीट है चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ये फोटो आज की है, लेकिन ये फोटो के अंदर जो फोटो है, फोटो के अंदर जो फोटो है, ये जो गिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी को, ये फोटो 2015 की है, जहां पे 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस में मोदी जी एक अवार्ड दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। उस समय शायद मोदी जी को यह नहीं पता था वो किस सांप को दूध पिला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये 2015 की, आज की तारीख में 2025, तो ये इसका रेफरेंस है। ये फोटोग्राफ आज की है, दिस फोटोग्राफ इज फ्रॉम टुडे, बट ये फोटोग्राफ जो गिफ्ट कर रहा है मोदी जी को, ये पुरानी यादें हैं 2015 की। अच्छा, यहां पे ये कहते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 6th बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक, थाईलैंड ऑन फ्राइडे। ये मोदी जी के साथ मिले। दोस्तों ये नीचे ना मीडिया काफी डिस्कस कर रहा है ये चीजें। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं तो गले मिल रहे हैं, यहां पे मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं तो मोदी जी गले मिल रहे हैं। आप और देखिए, ट्रंप से, पुतिन से, जिससे भी मिलना है मोदी जी गले मिल रहे हैं। यहां पे सिर्फ इससे हाथ मिलाया है। लोग कहते हैं कि एक मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। जिस देश के बड़े करीब हैं उसके सदर से या उसके प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये गले मिलते हैं, दिखाने के लिए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और जो सिर्फ फॉर्मल जिनसे बातचीत होती है उनसे सिर्फ मोदी जी हाथ मिलाते हैं। डिप्लोमेसी में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, स्मॉल लिटिल जेस्चर्स, दीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। कैसे बैठे, कैसे मिले, मुस्कुराए कि नहीं मिलाए, क्या कंधे पे हाथ रखा, क्या एक साथ चले, क्या चुपचाप कुछ, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, एनालिस्ट्स इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। और अभी का जो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है, लोग ये कंपैरेटिव दिखा रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिले, पुतिन के साथ गले मिले, वहां पे फ्रांस में गले मिल रहे हैं साहब, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने यूके में खड़े होकर वहां पे गले में, सारी की सारी पुरानी फोटो लोग ला रहे हैं मोदी जी के फर्स्ट टर्म से, और फिर कह रहे हैं कि ये देखो, इससे सिर्फ नॉर्मल हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई, यहां पे ये बैठा है, यहां पे मोदी जी बैठे हैं और ये बातें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, यहां पे जो बातें करी हैं मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी साइड, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से कुछ मोदी जी के सामने अपनी बातें रखी। बोला कि साहब पहली चीज तो ये है कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, वाई इज ही वेस्टिंग हिज ब्रेथ, मोहम्मद यूनुस, वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज है शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स। ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग होगी, ये होगा, ऐसा जाएगा, ये फॉरेन सेक्रेटरी चलेगा, फलाने चलेगा, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना। आज दोस्तों 4 अप्रैल है, आप देख लेना आज की तारीख में। यहां पे तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अब कह रहे हैं नहीं, ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियोपॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं।
आप भू राजनीति लेकर आ रहे हैं पानी में। फिर जब भारत करेगा फिर वही पाकिस्तान वाला रोना, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश इतना अनाज नहीं उगाता कि अपने लोगों को खिला दे। बांग्लादेश किस चीज के लिए फेमस है? प्रोटेस्ट करने और एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और बांग्लादेश किसी के लिए फेमस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। एक तो इनके सारे प्रोटेस्टर्स हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जो इनका हेड ऑफ स्टेट है वो भी प्रोटेस्टर है, जो रेडी चला रहा है वो भी प्रोटेस्टर है। सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लेकार्ड लेके, डफली लेके। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इनके मुल्क में इतना अनाज नहीं उगता है, इतनी फार्मिंग नहीं हो पाती है, इतना एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है इनके मुल्क का कि सारे लोगों को अपने खाना खिला लें। राइट? कुछ एरिया में खेती होती है, बाकी एरिया कभी बाढ़ में कभी सूखे में, ये इनके हर साल का साइकिल है। और यहां पे जो सबसे ज्यादा इनको सप्लाई कर सकता था, सबसे ज्यादा इनको खिला सकता था, सबसे ज्यादा जो इनके साथ ट्रेड कर सकता था, जिसके साथ इनका 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है, हर रोज आप कोई ना कोई कमेंट पास करके आप इंडिया को जानबूझ के अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया तुम्हारी चूड़ियां कसेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे तुम्हारी चूड़ियां ऑलरेडी कसना शुरू हो गए। उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। दोस्तों ये देखिए बॉर्डर किलिंग, इस पे भी भारत कुछ नहीं करना। देखो अगर तुम्हारे कैटल स्मगलर आएंगे तो बीएसएफ गोली चलाएगी, साफ सीधी बात है। मैं तो अमित शाह जी को यहां तक बोलूंगा कि सर आप बीएसएफ को खुला आदेश दे दीजिए कि वहां से जो आया उसको ठोक दो। सीधी सी बात है। ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? ये बॉर्डर से आ रहे हैं। ठीक है, हां उनको नेताओं का सपोर्ट है, जो स्टेट में जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के, जो स्टेट के अंदर पॉलिटिशियंस हैं उनका सपोर्ट है। लेकिन स्टेट के पॉलिटिशियंस तो तभी सपोर्ट कर पाएंगे सर उनको जब वो भारत के अंदर आ जाएंगे। हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ नेता हैं या कई नेता हैं इन घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, करते भी होंगे, बिल्कुल करते होंगे सर। लेकिन ये तब सपोर्ट करते हैं ना सर जब वो देश के अंदर घुस जाते हैं। ये बॉर्डर पे तो नहीं बैठा ना, बॉर्डर पे तो नहीं बैठा है जो पॉलिटिशियन है, तो वो बॉर्डर का फेंस कैसे पार करके आए? मेरा ये सवाल है। यहां पे बीएसएफ को आदेश मिलने चाहिए, आप ठोक दो। आप 15-20 गिरा दोगे सर, सब लाइन पे आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये फायदा उठाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये। राइट? कि हम बड़े गरीब हैं और भारत हमें, तुम गरीब हो तो यार तुम्हारा जिम्मा हमने नहीं उठा रखा। ठीक है, तुम्हारा देश ही गरीब है तो तुम कहां से अमीर हो जाओगे? ठीक है, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांग्लादेशीज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, I mean, they can go back to Bangladesh or they can go to hell. I don't care either way. यहाँ पे चीफ एडवाइजर्स प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ब्रीफ रिपोर्टर्स आफ्टर द मीटिंग, ऑल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर डिस्कस, द मीटिंग वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। ये झूठ बोल रहा है ये आलम जो है ना, आलम झूठ बोल रहा है। आलम यू आर टेलिंग अ लाई। मैंने अभी तक दोस्तों मीडिया के सामने नहीं आया है। राइट? मैंने तीनों जगह क्रॉस कर दिया, आप देख लेना, कख नहीं होने वाला इसका। आप नोट कर लो, मेरी गारंटी ले लो, बातचीत बहुत होगी कि हां भारत ने अप्रिशिएट करा है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, हम यहां से कमेटी भेजेंगे, वो आप भी हमारे पास कमेटी भेजो। ये सब ड्रामा होगा, एक्शन कुछ नहीं होगा ग्राउंड पे। आप मुझसे लिख के ले लो, एक्शन कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको आज बता रहा हूं। यहां पे फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन, हाई रिप्रेजेंटेटिव टू चीफ एडवाइजर खलीलुर रहमान, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑन एसडीजीज अफेयर लामिया मुर्शिद, फलाना फलाना, ये सारे जितने भी लोग हैं महानुभाव। राइट? मोहम्मद तौहीद हुसैन है, आप खलीलुर रहमान है, लामिया मुर्शिद है, शफीकुल आलम है, फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जशीम है, वह प्रेजेंट एट द मीटिंग, चीफ एडवाइजर्स डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल कलाम आजाद मजूमदार, ही वाज आल्सो देयर, और इन्होंने मीडिया को ब्रीफ करा। तो ये सारे के सारे लोग थे दोस्त। अब इसके बाद आया मोदी जी का तड़कता भड़कता रिस्पॉन्स। अब दोस्तों मैंने पिछले स्लाइड में आपको यह बताया था कि मोहम्मद यूनुस के साथ कौन कौन था, ये फलाना, ये ढिमका, ऐसा वैसा, झाड़ भोग वाले जितने भी थे इनके, सबके सब वहां पे थे। लेकिन ये जो फोटोग्राफ है पुरानी है, ये बिम्स्टेक की फोटोग्राफ नहीं है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशनल इमेज, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी थे उनके साथ और डोवाल साहब भी थे। राइट? और मुझे लगता है कि मोदी जी इनको इसलिए लेकर चलते हैं कि ये पहले समझाएंगे, अगर ये इनके समझाने से नहीं मानते फिर डोवाल साहब चूड़ियां कसते हैं, और चूड़ियां कसी गई हैं यहाँ पे।
ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। सबसे पहले मोदी जी ने बोला है कि ये एनी रेटोरिक, कहने की बात यह कि तुम एक तो बकवास करना बंद करो। देसी में अगर मैं आपको समझाऊं तो मोदी जी ने बोला कि यार देखो, ये जो आप लगातार बोलते रहते हो ना, लूज टॉक आप लोग करते हो। अगर बांग्लादेश एक देश है, अगर आप मानते हो कि देश है और एक मैच्योर देश है, तो फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर विशिएट होता है। तुम लोग कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी आता है। इस इज एनी रेटरिक। पीएम मोदीज मैसेज टू बांग्लादेश लीडर, इट विशिएट्स द एटमॉस्फेयर। क्यों बोलना फालतू में, क्यों बकवास करनी, राइट? क्यों फालतू में ऐसे बयान देने जिससे कि इंडिया बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया तो जवाब देगा नहीं। जब इंडिया जवाब देगा फिर तुम लोग चीखोगे, क्योंकि हम लोग फिर वैसे जवाब नहीं देते। तुमने बकवास करी तो यहां से भी किसी ने बोला नहीं, फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। शुरुआत क्यों करनी इस लड़ाई की? कौन लड़ रहा है तुमसे? वी डोंट वांट टू फाइट, यू आर इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ इंडिया, यू आर नथिंग। मट्टी है बांग्लादेश, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट डर्टी मड। वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद द लाइक्स ऑफ यू। तुम क्यों करते हो फालतू की बकवास? कल मार पड़ेगी, तुम ही लोग रोगे, तुम ही लोग सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, क्योंकि तुम बिल्कुल पैलेस्टीनियन जैसे हो, जिनको पहले शुरुआत करते हैं, फिर उनको जूते पड़ते हैं, फिर दुनिया के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी अ पैलेस्टीनियन, राइट? अच्छा, इन्होंने बोला सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज बहुत जरूरी है वहां पे। मैं ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री स्पेसिफिकली बोले सेफ्टी ऑफ हिंदूज। जो रिपोर्ट्स आई हैं, हिंदुओं के मरने की रिपोर्ट आई है, हिंदू औरतों के साथ रेप करा गया है, बच्चों को मारा गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, घर जलाए हैं, बिजनेसेस को इन्होंने खत्म कर दिया है बांग्लादेश में। लोगों को बोला है मार मार के, जो प्रोफेसर हैं या कोई भी नौकरी पे है, अगर पता लगा हिंदू है उसको मार के जानबूझ के बोला है कि रेजिग्नेशन। ऐसा है कि जिस प्रोफेसर जिन छात्रों को पढ़ा रहा है, जिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर हिंदू है, वही छात्र उस प्रोफेसर को मार रहे हैं पकड़ के, उसके स्टूडेंट्स उसको मार रहे हैं, बोले रिजाइन कर क्योंकि तू हिंदू है। ठीक है, वही चीज है, सांप को हमने दूध पिलाया है, कुछ गलतियां तो हमारी भी है ना, इस सांप को दूध हम ही ने पिलाया है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन बांग्लादेश। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया और बोला कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज बांग्लादेश में अपहोल्ड करने की जरूरत है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। बेसिकली मोदी जी क्या बोल रहे हैं, आप अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जाके अगर आप बांग्लादेश की जो हेड ऑफ स्टेट है, जो उनका चीफ एडवाइजर, उसको बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत यह मानता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन बांग्लादेश आर नॉट बीइंग अपहेल्ड, देयरफॉर हमारे लिए चिंता का विषय है, राइट? इन्होंने ये जाके थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो ये नहीं बोला ना कि अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन थाईलैंड। नो, never said it anywhere. We are saying it to Bangladesh because there is no democracy in Bangladesh. ये जो बंदा वहां पे मोहम्मद यूनुस, ये एक अपॉइंट करा गया है बंदा। He has no, ये पहले इसने पॉलिटिकल पार्टी शुरू करी थी, इसने चुनाव लड़े थे, पूरी तरीके से जूते पड़े, भाग गया, राइट? अब वापस इसको प्लांट करा गया है अमेरिकन डीप स्टेट, और ये वहां पे रन करने की कोशिश कर रहा है हर एक चीज की, मैं ऐसे रन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट ही हैज नो पॉपुलर मैंडेट। और वो चुनाव इसीलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन चुनाव होंगे इसको लात मार के बांग्लादेश की पब्लिक बाहर निकाल देगी। इसलिए मोदी जी ने बोला है अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उन्होंने नाम इलेक्शन का नहीं लिया। मोदी जी नेवर सेड इलेक्शंस। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अब बांग्लादेश में चल रही है इस वक्त, 7 महीने से ज्यादा हो गए, किसी के बाप को नहीं पता कब इलेक्शन होने वाले हैं। कोई कह रहा है 2025 के एंड में होंगे, कोई कह रहा है 2026 में, कोई कह रहा अभी नहीं होंगे, बहुत टाइम है, सब झोल है वहां पे। तीसरी चीज, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। ये यूनुस को जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते पड़ रहे हैं, ठीक है? यानी कि जब आप कहते हैं कि हम चाहते हैं एक स्टेबल बांग्लादेश हो, यानी कि अभी अनस्टेबल है, तभी तो आप स्टेबल चाहते हैं, तो ये तो हुआ स्टेबल का जनाजा निकला। फिर आप कहते हैं वी वांट अ पीसफुल बांग्लादेश, फिर पीसफुल का जनाजा निकला, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पीसफुल नहीं है। फिर आप कहते हैं प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, फिर प्रोग्रेसिव का जनाजा निकला, क्योंकि आप एक्चुअली ये कह रहे हैं कि इट इज रिग्रेसिव, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। फिर उसके बाद इंक्लूसिव बांग्लादेश का जनाजा निकला, क्योंकि फिर आप ये कह रहे हैं, आपसे मेरी मुराद प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश इंक्लूसिव है ही नहीं। इसेंशियली बांग्लादेश बिल्कुल भी दोस्तों इंक्लूसिव नहीं है। बांग्लादेश इज फॉर मुस्लिम्स अलोन।
Nobody else can survive in Bangladesh. They will not allow anybody to survive. They are highly radicalized Islamist population living in Bangladesh. वो किसी और को झेल ही नहीं सकते. They cannot tolerate anybody else who does not speak like them, right? और अभी तो हिंदुओं को मार रहे हैं. 1971 के पहले ये पाकिस्तानी और ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों मुस्लिम थे, एक दूसरे को काट रहे थे. It is not that कि they don't get along with Hindus, they don't even get along with each other. I am talking about Pakistan and Bangladesh, right? ये इनका पुराना एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों. तो ये सब मोदी जी ने वहां पे कहा और एक एक जो उन्होंने शब्द बोला है ना, ये बाण की तरह है, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया. अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं बेसिकली मोदी एट बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड. ये आप देख रहे हैं बिम्स्टेक के जो भी देश हैं. ऑलरेडी मैं आपके उनके हेड्स ऑफ स्टेट को आपको बता चुका हूं कि ये देश हैं. यहाँ पे ये मोदी जी हैं. 4 अप्रैल 2025 यानी आज की तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी attended BIMSTEC Summit 2025 along with Nepal Prime Minister KP Sharma Oli, Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus, Myanmar military junta leader Min Aung Hlaing, and leaders from Thailand, Sri Lanka, Bhutan. PM Modi will oversee the signing of the agreement on maritime cooperation. ठीक है जी, maritime cooperation. In his departure statement, PM Modi highlighted that India's northeastern region lies at the heart of BIMSTEC due to its geographical location. अब देखो, ये जो मोदी जी ने यहां पे बम फोड़ा है ना, ये जो कमेंट, ये कमेंट डायरेक्टली काटता है मोहम्मद यूनुस के कमेंट को कि जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी. यही बोला था ना मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन पहले, जो मीडिया में आया था. बोला तो उसने उसके पहले था, लेकिन मीडिया में आया 2-3 दिन पहले. मोहम्मद यूनुस कहता है कि नहीं साहब, ये जो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, वो तो बिल्कुल आइसोलेटेड है सी से. इट इज बांग्लादेश दैट इज द गार्डियन ऑफ द सी. ऐसे करके इसने छोटा मुंह बड़ी बात करी. यही मोदी जी ने वहीं पर काटा कि जो पूरे बिम्स्टेक में बेटा तुम बैठे हो ना, यहां पे जो तुम खाना खा रहे हो बिम्स्टेक की वजह से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लाइज एट द हार्ट ऑफ बिम्स्टेक ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन. ये जो मोदी जी का कमेंट है, दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मोहम्मद यूनुस. मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे, उसके गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है. दोस्तों 2 छोटी छोटी स्लाइड्स हैं बिम्स्टेक के बारे में. ये है क्या, उसके एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, उसके बाद मैं मैप पे ले जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मैप का जरूर देखिएगा. मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, एंड आई वांट यू टू स्टे टिल द एंड प्लीज. ये देखिए साहब, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये जून 6 ऑफ जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना. Objectives हैं create an environment conducive to rapid economic development, facilitate the adoption of declarations and agreements to strengthen regional cooperation. ये बैंकॉक में हुआ 2 से लेकर 4 अप्रैल 6 BIMSTEC summit. And Bangkok Vision 2030 serves as a strategic roadmap for BIMSTEC to enhance economic cooperation, environmental sustainability and regional security. Signing of the agreement on maritime transport cooperation to enhance trade and connectivity across the Bay of Bengal. तो दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही ये है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब दोस्तों बिम्स्टेक, ये हमने एक चार्ट बनाई है आप लोगों के लिए, एंड आई होप इस चार्ट से मैं आपको समझा पाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके 14 प्रायोरिटी एरियाज हैं. एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, trade and investment, environment and disaster management, people to people contact, cultural cooperation, fisheries, poverty elevation, tourism, public health and technology. तो दोस्तों ये जो हैं पॉइंट्स, these are 14 priority areas. अब किस किस के पल्ले क्या क्या पड़ा है इसमें, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. यू नो, एवरी नेशन विल हैव 1 or 2 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज दैट दे आर सपोज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिम्स्टेक. इसमें थाईलैंड बात करता है कनेक्टिविटी की, इंडिया बात करता है सिक्योरिटी, जिसमें सब सेक्टर्स हैं काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी. अब आपको पता है कि म्यांमार में अर्थक्वेक आई, कई लोग मरे, 1000 से ज्यादा. इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, पहुंच गया. इंडिया ने थाईलैंड की भी मदद करी. तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आ जाता है. यहां पे आप ये देख सकते हैं, इंडिया सिक्योरिटी, सब सेक्टर्स, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी. ठीक है जी. भूटान है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. म्यांमार है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, सब सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक. श्रीलंका है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन.
सब सेक्टर्स आर टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेपाल, people to people contact. Subsectors culture, tourism, people to people contact. Forums of think tanks, media, etc. And Bangladesh, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट. तो ये दोस्तों टोटल जो बिम्स्टेक का एक आर्किटेक्चर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्लाइड से. अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस मैप पे. ये मैप काफी जो मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले, द चाणक्य डायलॉग्स, मैंने कुछ बातें बोली थी तो कई लोगों ने सपोर्ट करा, कई लोगों ने ऑब्जेक्ट करा उसके ऊपर. सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो मैंने उस तारीख को बोली थी. लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से. फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश. सिंपल सी बात बता रहा हूं. ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स. ये पूरा का यहां से अगर आप ये जाओगे ना, this is going to be less than 100. You just go. यहां से आप जाइए, just cut it off. आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा. अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो. मैं कुछ भी नहीं बोल रहा. दोस्तों आपने क्लिप देखी, ठीक है. अब लोग कह रहे हैं साहब ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारी पॉलिसी नहीं है. बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने ज्ञान दिया मुझे कि गौरव यू डोंट नो, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, इट्स नॉट सो इजी. ऐसा इजी तो कुछ भी नहीं है. मैं यही कहना चाहता हूं सर, पूरी इज्जत है आप लोगों की, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे. इंडिया 1974 में भी कर चुका था. 1998 में अटल जी के अंडर भारत ने टेस्ट करे. उधर नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ ने करवाए टेस्ट, ठीक है. दोनों डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर. लेकिन पाकिस्तान कारगिल में चढ़ दौड़ा ना, ठीक है. बाद में पाकिस्तान की पिटाई हुई, उसको जलील करा, बाहर निकाला, खदेड़ा पाकिस्तान को, अपनी लाशें छोड़ गया फौजियों की. लेकिन पाकिस्तान ने करा आपके ऊपर अटैक, करा कि नहीं करा. वहां पे दूसरी ओर चाइना, वो तो धन्य है इंडियन आर्मी का. थैंक्स टू द इंडियन आर्मी इट वाज स्टैंडिंग एट PP-14 एंड ऑल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अगर भारतीय सेना नहीं होती तो ये तो बिल्कुल अंदर घुस जाते. मैं PLA की बात कर रहा हूं, चाइनीज आर्मी की. Today we remember Colonel Babu and his brave soldiers who laid down the life for our country. हम कैसे भूल सकते हैं उनको. दोस्तों कहने वाली बात यह है कि चाइना जब मन चाहता है खटखटाने लगता है किसी भी देश को. वहां पे रूस ये कह रहा है कि साहब अगर शांति होगी तो 18 से लेकर 20% का यूक्रेन का जो इलाका है वो हमारा है. वो तो हमने इतनी जाने देकर, पता नहीं कितनी हजार से ज्यादा जाने देकर वो हमने अपनी ओर कर लिया, वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया. अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे. और ट्रम्प भी कह रहा है, हाँ ठीक है, डोंट वरी, आप ले जाओ यूक्रेन का एरिया. घेर लिया ना उन्होंने, घेर लिया ना. आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आपसे ये कह रहा है कि साहब देखो मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, आई वॉन्ट ग्रीनलैंड. तो कहता आप ग्रीनलैंड कैसे ले सकते हो? तो डेनमार्क का कहता नहीं, मुझे पसंद है, मैं ले रहा हूं. यही तो कह रहा है वो. अब ले न ले वो बात की बात है. मैं आपको दसियों और एग्जाम्पल्स दे सकता हूं दोस्तों. ईरान कितना बड़ा सुपर पावर है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही. क्या है ईरान के पास ऐसा? कितना पैसा है ईरान के पास? लेकिन ईरान जो है हमास को भी फंड कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी फंड कर रहा है, हुथियों को भी फंड कर रहा है. राइट? गलत कर रहा है लेकिन अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है. वहां पे इजराइल, इतना सा इजराइल, छोटा सा इजराइल, उसने सबको ठोक रखा है. सऊदी अरेबिया, फॉरेन बेसिस. Why do we need to be so defensive all the time? That is what I want to ask. This is not an issue of strategy. मैं आपको साफ बता रहा हूं दोस्तों, मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूं. ये जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक है, ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया. कोई कह रहा है कि जी ये तो ऐसे ही आपने जेम्स बॉन्ड टाइप का सोल्यूशन है. नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ सिंपलिस्टिक सोल्यूशन. ये आपका ये वाला जो इलाका है आपका, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये आपका परमानेंटली थ्रेटन्ड रहेगा. राइट? आप एक बात बताइए, बिलांद भर का बांग्लादेश, इतना बड़ा भारत, ये देखिए इतना बड़ा भारत, कितने बांग्लादेश उसमें फिट आ जाएं. ये बांग्लादेश क्या कह रहा है आपसे? बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश इधर इस एरिया में यहां पे ISI को लेकर आया. पता है ना आपको? बांग्लादेश गॉट ISI हियर. बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे. यानी कि पाकिस्तान आएगा, पूरा घूम के यहां पे आएगा, बिल्कुल यहां पे जाके ये लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, बिल्कुल चिकन नेक के पास. ऐसा वो धमकी दे रहा है. बाद में करेगा जो करेगा, लेकिन उसकी तरफ से एक औपचारिक एक बयान आ गया कि वी विल डू मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान. हम भी जाएंगे, वो लोग भी आएंगे. राइट? यहां पे एक और बात चल रही है, अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन ये भी बात चल रही है कि लाल मोनिरहाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है.
चाइना ने बोला है कि लाल मोनेरहाट बेस हमें दे दो। ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। ये गया था ना कटोरा लेके भीख मांगने के लिए शी जिनपिंग के पास। अब लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेस है ये मांगा। अभी ये मीडिया में नहीं आया है, ये उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन ये आएगी आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने के बाद आएगी कि चाइना ने बोला है कि भाई ये बेस हमें चाहिए। अब आप इसको देखो जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे अगर चाइना को बेस मिल जाता है एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन, अगर चाइना को बेस मिल जाता है और चाइना कहता है कि यहां पे हम 1 या 2 स्क्वाड्रन हम लोग J20 की लगा रहे हैं, अगर कह देता है, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी यार, वाई हियर, हम यहां की बात क्यों ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी तो इसकी बात हुई है ना, ये देखिए लाल मोनेरहाट की, अभी तो इसकी बात हुई है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी, आप जानते हैं पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा, पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा हमारा, राइट। वहां पे अमेरिका कह रहा है कि हमें बेस बनाना है, चलो अमेरिका को हम एक लेवल से 100% नहीं पर एक लेवल से फ्रेंडली पावर तो कंसिडर कर सकते हैं, कम से कम हमला नहीं करेगा। चाइना तो हमला कर चुका है इन द पास्ट। फिर ये कहना कि ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे प्लान हमारी थ्योरी, भाई साहब आपके प्लान आपकी थ्योरी, जिस दिन चाइना का यहां पे बेस आ गया आपका प्लान और आपकी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, डोंट वेट कि पाकिस्तानी कारगिल पे अटैक करें तब हम वापस उनको खदेड़ें, राइट, या पाकिस्तानी 1965 पे अखनूर पे चढ़ दौड़ें, फिर हम लाहौर पे अटैक करें, पाकिस्तानी ऑपरेशन चंगेज खान करें, फिर उसके बाद हम 2 लख्त करें, 2 टुकड़े करें, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएं, या फिर पाकिस्तानी अटैक करें 1947-48 में हमें पता लगे, फिर उसके बाद हम अपने ट्रूप्स डालें। प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम टू बी रिएक्टिव, दिस इज द टाइम टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो सही है, अगर आपको लगता है, आपसे मेरे मतलब भारत को, भारत के जो पावर स्ट्रक्चर है उसको, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अगर आपको लगता है सही है तो सही है। ये नैतिकता, ये सब, ये बेकार की चीजें आजकल नहीं चलती, ये सब चीजें, ये पुरानी एक्सपायरी डेट का मॉडल है, उसको उठा के फेंक दीजिए बाहर आप। इसमें कोई नैतिकता नहीं है, जो भारत के लिए ठीक है वही नैतिक है, उसको नैतिक बना देंगे। इतना तो दम है हमारे पास, भारतीय सेना के पास, कि जो भारत के हित में है हम उसको नैतिक बना देंगे अपने बाजुओं के जोर से। इसको करिए खत्म, राइट। और नीचे चिट्टागोंग वाले एरिया को, एक बार इस चिट्टागोंग वाले एरिया को आप थैंक यू बोल दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए इसको। मैं आपको बता रहा हूं, इसको खत्म कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये नासूर बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो मोहम्मद यूनुस आज की तारीख में बोलकर गया है ना, इसके बाद जो भी आएगा वो यही बोलेगा, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, पता नहीं किस कारण एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में इतना ज्यादा हो गया है। हमारी गलती थी, सांप को दूध पिलाया, सांप का बिल भी हम ही ने खोद के दिया, बाय द वे। बांग्लादेश भी हम ही लोगों ने बनाया, आज वही बांग्लादेश उल्टा हमें डसने की सोच रहा है। इनकी टांग तोड़ने का अब वक्त आ चुका है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि स्ट्रेटेजिकली क्या हो सकता है एंड इसके रिपरकशन क्या हैं। जब पाकिस्तान ने अटैक करा था कारगिल पे, पाकिस्तान ने रिपरकशन सोचे थे? ठीक है, इट्स अ बैड एग्जांपल टू गिव, पाकिस्तान इज अ टेरिबल एग्जांपल टू गिव, एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सेइंग दैट माइट इज राइट, माइट इज राइट। शक्ति होती है ना, वही सत्य है पूरी दुनिया में आज की तारीख में। जैसा मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चाहिए मुझे ग्रीनलैंड तो चाहिए, लोग कह रहे हैं साहब आप कैसे ले सकते हैं, वो तो नेटो कंट्री है, कह रहा बाढ़ में जाओ। 20 साल अफगानिस्तान में बैठा, अमेरिका बैठ गया, बाढ़ में जाओ। इराक को अटैक कर दिया, बाढ़ में जाओ, जाओ, हमें पसंद है हमने कर दिया। यही होता है। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, अजीब और गरीब लगेंगी, लेकिन यही सच है दोस्तों। अनलेस यू कट दिस पार्ट, अनलेस यू वाइडन द चिकन नेक, यू विल ऑलवेज सफर। हां, आप 15 कॉन्क्लेव कर सकते हैं, आप 15 डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इसके रिपरकशन क्या होंगे। सोचते रहो रिपरकशन। एक दिन यहां पे लाल मोनेरहाट में J20 का स्क्वाड्रन बैठेगा, जिस दिन चाइना का, उस दिन मैं पूछूंगा कि आप क्या रिपरकशन होंगे ये बताओ। अभी भी वक्त है, मैं बता रहा हूं। आदेश दीजिए, खत्म कर दीजिए मैटर को वंस एंड फॉर ऑल। बस मुझे आपको इतना ही बोलना था। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और आज ही इंश्योरेंस के ऑप्शन कंपेयर करिए, देखिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।